मेक्सिको सिटी की गर्म हवा में धूल और खतरे की गंध घुली हुई थी। विराज ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही महसूस किया कि यहाँ हर कदम सोच समझकर रखना पड़ेगा। आदित्य उसके साथ था। दोनों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। आरव को बचाना था और वो जानते थे कि यहाँ पैसों से ज्यादा गोलियों की कीमत है। शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर टैक्सी का हॉर्न बज रहा था, लेकिन विराज का दिमाग सिर्फ एक ही बात पर था, आरव कहाँ है, कैसा है। उसने आदित्य की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम वापस जाएंगे आरव के साथ। उधर शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे कमरे में आरव बंधा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में थकान साफ दिख रही थी। 2 गार्ड बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। लगता है ये लड़का जल्द ही पार्टी की शान बनेगा, सर को इसका अच्छा पैसा मिलेगा। आरव ने उनकी बातें सुनी और उसके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। विराज और आदित्य ने शहर के एक छोटे होटल में कमरा लिया था। रात के अंधेरे में वो एक छिपी हुई जगह पर कार्लोस से मिले। कार्लोस एक स्थानीय मुखबिर था जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस लड़की की तलाश में तुम हो उसे शहर के नॉर्थ साइड में एक प्राइवेट होटल में लाया गया था, पर वो ज्यादा देर वहां नहीं रहा। अब उसे पुराने बंदरगाह के पास वाले होटल में ले जाया गया। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहाँ एग्जैक्टली? कार्लोस ने गहरी सांस ली। लेकिन वहां कार्टेल का कब्जा है और बिना उनकी इजाजत अंदर कदम रखने का मतलब मौत। विराज की आंखों में आग जल उठी। मौत की चिंता मैं कर लूंगा, तुम बस मेरा काम करो। आदित्य ने चिंता से कहा, तुम जानते हो ना, अगर वो जगह सच में कार्टेल के हाथ में है तो हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। विराज ने दृढ़ता से जवाब दिया, तो हम वही मौका जीतेंगे। उसी समय आरव अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि छत में एक वेंटिलेशन डक्ट है। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। धीरे धीरे, बहुत सावधानी से वो अपने हाथ की रस्सी ढीली करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया। आरव ने वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंचने के लिए कुर्सी का सहारा लिया। जैसे ही वो डक्ट के अंदर घुसा, उसे आजादी की खुशबू महसूस हुई। लेकिन अचानक नीचे से आवाज आई, ये क्या हुआ? एक गार्ड चिल्लाया। आरव का दिल बैठ गया। वो तेजी से डक्ट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्डों ने उसे पकड़ लिया। एक गार्ड ने गुस्से में उसे नीचे खींचा और मारा। आरव गिर गया, उसके सिर से खून बहने लगा। बाहर निकलो, गार्ड ने गुस्से में कहा। आरव की आंखें धुंधली होने लगीं। बेहोश होने से पहले उसने धीरे से फुसफुसाया, विराज। अगली सुबह विराज हथियारों से लैस होकर तैयार था। उसके चेहरे पर जो दृढ़ता थी वो किसी भी खतरे से कम नहीं थी। आदित्य ने दूर से सहायता देने की योजना बनाई थी। विराज जानता था कि यह मेक्सिको है, यहां से भागना आसान नहीं, लेकिन आरव को बचाना था, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। वो उस भारी पहरे वाले कार्टेल होटल की तरफ बढ़ा जहां उसका दोस्त बंदी था। हर कदम के साथ उसका संकल्प और मजबूत होता जा रहा था। आज रात या तो वो आरव के साथ वापस जाएगा या फिर, लेकिन हार मानना विराज के शब्दकोश में था ही नहीं। आरव, बस थोड़ा और, मैं आ रहा हूं। हवा में तनाव था और हर सांस के साथ खतरे की गंध आ रही थी। एंट्री क्लियर, विराज भाई अंदर जरा संभाल कर। आदित्य की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसके हाथ हथियार पर कसे हुए थे और आंखें हर तरफ घूम रही थी। लेकिन विराज के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, उस बच्चे को बचाना, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था, जैसे कोई योद्धा अपने आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहा हो। होटल की बाहरी दीवारें भले ही साफ सुथरी दिख रही थीं, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो इंसानियत की सबसे काली तस्वीर थी। ये होटल सिर्फ एक होटल नहीं था, ये एक नरक था जहां मासूम बच्चों के साथ सबसे घिनौने अपराध हो रहे थे। विराज को पता था कि अंदर जाकर उसे क्या देखना पड़ेगा, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। होटल के अंदर घुसते ही विराज को पता चल गया कि स्थिति गंभीर है। गार्ड्स की आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें पता चल गया कि हम आ गए हैं। उनकी आवाजों में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन विराज रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके हाथों में हथियार था, लेकिन सबसे बड़ा हथियार उसका गुस्सा था। पहली मंजिल पर पहुंचते ही विराज का सामना पहले गार्ड से हुआ। वो एक मोटा ताजा आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। विराज ने बिना किसी दया के उसे खत्म कर दिया। गार्ड की चीख पूरे होटल में गूंज गई, लेकिन विराज के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर दूसरा गार्ड आया, फिर तीसरा। हर एक को वो अपने रास्ते से हटाता गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर विराज का सामना एक प्रशिक्षित हिटमैन से हुआ। ये आदमी अलग था। उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा क्रूरता था।
लेकिन विराज का गुस्सा किसी भी प्रशिक्षण से ज्यादा ताकतवर था। एक भीषण लड़ाई के बाद विराज ने उसे भी पकड़ लिया और गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा बॉस? डर से कांपते हुए वो आदमी चिल्लाया, मुझे मत मारो, मत मारो, मैं बताता हूँ, वो रूम नंबर। उसकी आवाज में इतना डर था कि लगता था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन जब विराज उस कमरे तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ बिखरे हुए कागज और खाली बोतलें थीं। उन्होंने फिर जगह बदल दी, आदित्य ने निराशा के साथ कहा। उसकी आवाज में हताशा साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन विराज का अंतर्ज्ञान कह रहा था कि कुछ और है। उसने होटल की दीवारों को ध्यान से देखा, हर कोने को परखा। नहीं, वो यहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो किसी छुपे हुए सच को महसूस कर रहा हो। अचानक बाथरूम से आवाजें आईं, धीमी दबी हुई आवाजें जो डर और दर्द से भरी थीं। विराज का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि उस डर से कि कहीं वो बहुत देर तो नहीं हो गई। जब उसने दरवाजा खोला तो जो नज़ारा देखा वो उसके गुस्से को और भी भड़का गया। वहां एक 15 साल का लड़का था, बिल्कुल नंगा, डरा हुआ, और उसकी आंखों में इतना डर था कि देखने वाला रो पड़े। उसके साथ एक 40-45 साल का विदेशी आदमी था, जिसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि विराज के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। कहाँ है वो लड़का? विराज ने गरज कर पूछा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि वो आदमी कांपने लगा। पूरा बाथरूम गूंज गया और उस विदेशी आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वही लड़का जिसे इंडिया से यहां मैक्सिको लाया गया था हाल ही में, विराज ने स्पष्ट किया। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा ही नहीं था बल्कि एक गहरा दर्द भी था। वो जानता था कि यहां जो हो रहा है वो सिर्फ एक अपराध नहीं है बल्कि इंसानियत पर हमला है। डरते हुए उस आदमी ने कहा, वो लड़का तो चला गया, आज सुबह ही चला गया, ले गया वो उसे। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। क्या? कौन ले गया उसे? बता जल्दी। विराज का गुस्सा अब चरम पर था। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए थे और लगता था जैसे अभी वो किसी को भी मार देगा। और फिर जो जवाब आया वो विराज के दिल को हिला गया। हम उसे यूज करके बेच दिया, अब वो गया, हम उसे बेचा था। ये शब्द हवा में तैरते रह गए और विराज को लगा जैसे कोई उसके दिल पर हथौड़ा मार रहा हो। इन शब्दों को सुनकर विराज का खून खौल गया। क्या यूज किया और बेच दिया? तूने उसे छुआ, तूने उसके साथ जबरदस्ती की। हाँ। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा कमरा कांप गया। उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि लगता था जैसे वो सब कुछ जला देगी। कल्पना करो उस पल की भयावहता। एक मासूम बच्चे के साथ जो कुछ हुआ था वो इंसानियत की सबसे काली तस्वीर थी। विराज के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, न्याय। लेकिन ये न्याय कानून की किताबों में नहीं था, ये उसके दिल में था। बिना किसी हिचकिचाहट के विराज ने उस आदमी को मार डाला, उस डरे हुए बच्चे के सामने ही। ये न्याय था, लेकिन कितना दर्दनाक न्याय था। उस पल में विराज सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो न्याय का देवदूत था। वो बच्चा जो पहले से ही इतना डरा हुआ था अब विराज से चिपक गया था जैसे वो उसकी एकमात्र उम्मीद हो। उसी समय मैक्सिको सिटी के दूसरे हिस्से में कुछ और भयानक हो रहा था। शहर की चकाचौंध भरी रोशनी के पीछे एक और काला धंधा चल रहा था। उसे एल पैराइसो क्लब ले जाया जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बिल्कुल बेहोश था। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आज अच्छा दाम मिलेगा, किसी ने कहा था। उसकी आवाज में एक घिनौना संतोष था, जैसे वो कोई सामान बेचने जा रहा हो, कोई इंसान नहीं। जब क्लब का मालिक आरव को देखने आया तो उसने कहा, आह, नया लड़का। उसकी आंखों में एक शिकारी की चमक थी। बहुत अच्छा है, जवान, साफ, गोरा बदन, तुमको पसंद आएगा, जवाब आया। ये बातचीत सुनकर दिल दहल जाता है। ये लोग इंसानों को सामान की तरह बेच रहे थे, जैसे कोई गाय भैंस बेचता है। आरव के लिए 5 लाख रुपए की कीमत तय की गई थी। 5 लाख रुपए, एक इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। विराज ने एक बच्चे को बचाया था, लेकिन कितने और मासूम बच्चे इस काले धंधे का शिकार बन रहे हैं? ये सवाल विराज के दिमाग में घूम रहा था। उसे पता था कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी खत्म नहीं हुई है। जब विराज उस बचाए गए लड़के को लेकर वहां से निकला तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। खुशी भी थी कि एक जान बच गई, लेकिन दुख भी था कि कितनी और जानें अभी भी खतरे में हैं। वो लड़का अभी भी कांप रहा था और विराज के कंधे पर अपना सिर रखकर रो रहा था। उस रात के बाद विराज को एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ एक बच्चे को बचाने की नहीं थी, ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां मासूम बच्चों को सामान की तरह बेचा जाता है।
एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां पैसे के लिए इंसानियत बेच दी जाती है।